जो चीज़ मैं आज पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट वी डू जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद इज़ डिसीजन मेकिंग एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। बट द फर्स्ट चैप्टर इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। जो दुनिया की सबसे पहली चीज़ जो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर आती है ना, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है क्या चीज़। मैंने कहा इन सिंपलर वर्ड्स पहले समझाता हूं। लेट्स से, पहले भी आपको बताया और दोबारा आपको बता रहा हूं, आदम लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स हाई क्वालिटी मार्कर्स। आदम लिमिटेड हाई क्वालिटी मार्कर्स बनाता है। ठीक है, अगर इस मार्कर की सेलिंग प्राइस इज लेट्स से $30, यानी मैं इस मार्कर को $30 का बेचता हूं मार्केट के अंदर, तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूं कि इस मार्कर के ऊपर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट दैट वैरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ये मार्कर बन रहा है तो इसके ऊपर क्या कॉस्ट लग रही है। राइट, डायरेक्ट मटेरियल, इसके ऊपर लेट्स से $10 का मटेरियल लग रहा है, इसके ऊपर लेट्स से $6 की लेबर लग रही है, और लेट्स से $4 का वेरिएबल ओवरहेड लग रहा है। मटेरियल मतलब इसके ऊपर लगने वाला प्लास्टिक, लेबर मतलब इस मार्कर को बनाने के लिए मशीन के ऊपर जो लेबर काम कर रही है, एंड वेरिएबल ओवरहेड का मतलब लेट्स से ये जो प्रिंटिंग है इसके ऊपर, जाहिर सी बात है ये भी वेरिएबल है, मार्कर बनेगा तो ही ये कॉस्ट लगेगी। जब मैं सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं ना, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब मार्कर के ऊपर लगने वाली इसकी खुद की कॉस्ट, जब मैं सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं ना, तो जो चीज मेरे पास आती है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। जो चीज मेरे पास आती है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी दुनिया की एक सबसे इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट बात आपके सामने रख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। बेसिक, वेरी बेसिक। और फिर लेट्स से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है मेरे पास कि एक मार्कर को बनाने के लिए लेट्स से मेरी फिक्स कॉस्ट एक मार्कर को बनाने के लिए इज $3। जब मैं कंट्रीब्यूशन में से अपनी फिक्स कॉस्ट फाइनली माइनस कर देता हूं ना, तो जो चीज मेरे पास आई है ना $7, इसको मैं कहता हूं प्रॉफिट। दिस इज माई फाइनल प्रॉफिट ऑन एवरी मार्कर दैट आई सेल। हर मार्कर को बेच के $7 का प्रॉफिट कर सकता हूं। किसी लेमैन या एक छोटे से बच्चे को समझाऊं तो ऐसे समझाते हैं, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो और फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि कॉमन सेंस तो यही कहता है सेल्स प्राइस में से सारी कॉस्ट्स माइनस कर दूं, यानी रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने यहां ऊपर कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ ब्रेक अप किया है अलग अलग। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस किया है तो मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है। इसका मतलब आई विल मेक अ बेसिक फॉर्मेट फॉर यू गाइज। सेलिंग प्राइस minus variable cost which includes direct material, direct labor and variable overhead. Material, labor और variable overhead तीनों variable cost है। अगर मैंने selling price में से अपनी variable cost minus कर दी तो मेरे पास contribution आ जाएगा। और अगर मैंने contribution में से अपनी fixed cost minus कर दी तो मेरे पास profit आ जाएगा।
एंड लुक एट दिस एग्जाम्पल, 30 सेलिंग प्राइस, 10 रुपए का मटीरियल, 6 रुपए की लेबर, 4 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, 10 6 4, 30 में से माइनस करूंगा तो 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन बचेगा। और इस कंट्रीब्यूशन में से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। I have something very special to show you guys, and that is if selling price minus variable cost is contribution, अगर selling price में से variable cost minus करूं contribution आ जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो भी तो कंट्रीब्यूशन आएगा, बिकॉज 30 माइनस 20 इज 10 कंट्रीब्यूशन, बट फिक्स कॉस्ट 3 एंड 7 का प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करूं तो भी तो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन दो तरीकों से निकलता है, एक सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, और ये मैं प्रूव कर रहा हूं कि 10 बच रहा है ना, तो फिक्स कॉस्ट 3 प्लस प्रॉफिट 7 का 7 प्लस 3 इज ऑल्सो 10। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 7 प्लस 3 प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करूं तो भी तो कंट्रीब्यूशन बनेगा। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूं, और वो कैसे, ये देखो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। गुड। मैथमेटिकली अगर मैं फिक्स कॉस्ट को यहां लेके जाऊं तो यहां तो माइनस हो रही है ना, वहां जाके क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। Selling price minus variable cost is contribution. तो fixed cost plus profit is also contribution. Mathematically proof किया है। सर ये सारी बातें बता दी, ये नहीं बताया contribution है क्या। मैंने कहा इस एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझा सकता हूं, and that is this. Contribution means, गौर से सुनना है, contribution means how each unit of output is contributing towards the covering of fixed cost and generation of profit. How each unit of output is contributing towards the covering of fixed cost and generation of profit. कैसे एक यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा है और प्रॉफिट भी जनरेट करके दे रहा है। हाउ ईच यूनिट ऑफ आउटपुट कंट्रीब्यूट्स टू द कवरिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला के नीचे फिक्स कॉस्ट भी आता है और प्रॉफिट भी आता है। हाउ ईच यूनिट ऑफ आउटपुट is helping you cover fixed cost and generate profits. कैसे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा है और प्रॉफिट भी तुम्हें कमा के दे रहा है, और यही तुम्हारे सामने है। $10 का कंट्रीब्यूशन है ना, फिक्स कॉस्ट को भी कवर कर रहा है और प्रॉफिट भी कमा के दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं अगर कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आए, हाउ ईच यूनिट ऑफ आउटपुट कंट्रीब्यूट्स टू द कवरिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, and the formula to calculate contribution is selling price minus variable cost या fixed cost plus profit. But hands down मैं आपको बता सकता हूं 99% of the times जितने क्वेश्चन पास पेपर में भरे पड़े हैं, हर जगह सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ही लग रहा होगा। और इतना भी मैंने आपको बताया था, वेरिएबल कॉस्ट होती है मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। सेलिंग प्राइस में से मटीरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दैट्स इट। हाउ ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज कवरिंग योर फिक्स कॉस्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर यू गाइज। दैट्स इट।
And the easiest thing, the formula to calculate contribution is selling price minus variable cost. हाँ, fixed cost plus profit से भी contribution सही आएगा, लेकिन selling price minus variable cost is the best way of calculating contribution. Contribution निकालने का सबसे आसान तरीका is selling price minus variable cost. Number 1. Number 2. आपको पता है एक चीज होती है जिसको एग्जामिनर कहता है CS रेशो. CS रेशो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो. कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो का मतलब होता है कि एज कंपेयर टू सेल्स मैंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है. यानी द कंट्रीब्यूशन अचीव्ड इन कंपैरिजन टू द सेल्स प्राइस. सेल्स प्राइस के कंपैरिजन में मैंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है. इसके दो फॉर्मूले होते हैं. फॉर्मूला वैसे तो एक ही है, लेकिन दो तरीकों से ये निकल सकता है. एक पर यूनिट से भी निकल सकता है. पर यूनिट मतलब अगर एक मार्कर की इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट. और अगर एक मार्कर की इंफॉर्मेशन ना दी हुई, यानी पर यूनिट ना दिया हुआ हो, टोटल आउटपुट के बारे में दिया हो, तो हम कहते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स. इसका आंसर नॉर्मली रेशो में आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $10 and my selling price per unit is $30. तो हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज $10 का कंट्रीब्यूशन और $30 की सेलिंग प्राइस. दैट इज 1:3. या हम इसको 0.33:1 भी कह सकते हैं, या हम इसको 0.33 भी कह सकते हैं. $30 की सेलिंग प्राइस में $10 का कंट्रीब्यूशन है. एज कंपेयर टू माई सेलिंग प्राइस मैंने कितना कंट्रीब्यूशन किया. $30 की सेलिंग प्राइस पे $10 का कंट्रीब्यूशन है. 10/30, 1:3, 0.33:1 या 0.33, एक ही बात है. अब ये पर यूनिट पे दिया हुआ था तो मैंने आराम से निकाल लिया. अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ हो और टोटल सेल्स दी हुई हो तो भी मैं ये आंसर निकाल सकता हूं. डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन के क्वेश्चन के अंदर डेटा कैसा दिया हुआ है. एंड इसके साथ साथ एग्जामिनर आजकल एक और चीज भी पूछता है. कहता है कैन यू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल. है यही चीज, ये CS रेशो ही है, बस आंसर सिर्फ तुमसे परसेंटेज में मांगता है. यानी इसका मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन अचीव्ड ऑन द सेल्स प्राइस. सेल्स प्राइस के ऊपर कितनी परसेंटेज मैंने कंट्रीब्यूशन किया है. एब्सोल्यूटली सेम फॉर्मूला, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. लिटरली. क्या मतलब सर, मैंने कहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, बता देगा सेल की कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है. यानी इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, जो हमने एग्जांपल ऊपर देखा था, $10 का कंट्रीब्यूशन है, $30 की सेलिंग प्राइस है, 10 कंट्रीब्यूशन, 30 सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स 33.33% ऑफ कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू माई सेल्स प्राइस. सेल्स प्राइस की कंपैरिजन में 33% कंट्रीब्यूशन जनरेट हुआ है. मेरे बच्चों,
contribution is selling price minus variable cost. Or definition, how each unit of output generates, helps in covering of fixed costs and generation of profit. CS ratio, contribution upon sale. Percentage पूछे, multiply by 100. That's it. इसके बाद एग्जामिनर एक चीज पूछता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपको समझाता हूं क्या होता है. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बिजनेस ना प्रॉफिट कर रहा है ना लॉस कर रहा है. इट्स द बेयर मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सर्वाइवल. अगर किसी बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसको ब्रेक इवन करना जरूरी है. ऑल बिजनेसेस मस्ट ब्रेक इवन इन ऑर्डर टू सर्वाइव. एंड यू नो व्हाट एक्चुअली ब्रेक इवन मीन्स लॉजिकली. नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब लॉजिकली पता है क्या हुआ. इसका मतलब बिजनेस का जो टोटल रेवेन्यू है ना, जितने वो पैसे ले रहा है इज इक्वल टू द बिजनेस की टोटल कॉस्ट. यही मतलब हुआ ना. टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जब बराबर आ जाएगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा. यानी नो प्रॉफिट नो लॉस. ना प्रॉफिट कर रहा है ना लॉस कर रहा है. एंड देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस इन द वर्ल्ड जो ब्रेक इवन पे अपना बिजनेस चला रहे होते हैं क्योंकि लॉस तो नहीं हो रहा ना. ऑल बिजनेसेस मस्ट ब्रेक इवन इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अगर सर्वाइव करना है तो ब्रेक इवन करना जरूरी है. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट. अगर ब्रेक इवन से ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, प्रॉफिट है. ब्रेक इवन के नीचे रहेगा तो लॉस करेगा. इसलिए सर्वाइव करने के लिए ब्रेक इवन करना जरूरी है. यानी एक ऐसा पॉइंट है वेयर माई टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माई टोटल कॉस्ट. मेरा रेवेन्यू और मेरी कॉस्ट का बराबर होना इज माई ब्रेक इवन. अब इसमें दो तीन मसले हैं छोटे छोटे से. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको पता है ब्रेक इवन है ना, ब्रेक इवन फोकस. ब्रेक इवन है ना एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नो प्रॉफिट है नो लॉस है. यानी एक ऐसा पॉइंट है वेयर माई टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू माई टोटल कॉस्ट. जब भी तो कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा क्योंकि मेरा रेवेन्यू और मेरी कॉस्ट बराबर हो चुकी है. लेकिन एग्जामिनर आपसे कुछ चीजें पूछता है एंड दैट इज नंबर 1, ब्रेक इवन इन यूनिट्स क्या होता है. नंबर 2, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू क्या होता है. ब्रेक इवन इन यूनिट्स का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स a business has to produce and sell in order to break even. कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के लिए आदम लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ मार्कर्स बना के बेचने हैं. कितने नंबर ऑफ मार्कर्स बना के बेचूंगा कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा. The examiner asks you break even point in units. कि आदम लिमिटेड को कितने मार्कर्स बना के बेचने हैं. The number of units a business has to produce and sell in order to break even. ब्रेक इवन पे आने के लिए एक बिजनेस को कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचने हैं, खत्म. कि उसका टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट बराबर हो जाए. और उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ब्रेक इवन इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एक बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन इट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्योंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं
कि किसी भी बिजनेस की अगर फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है ना, वो ब्रेक इवन पे होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए। इसका आंसर यूनिट्स में आता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एक बिजनेस को बना के बेचने हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। कितने नंबर ऑफ मार्कर्स मुझे बना के बेचने हैं इन ऑर्डर टू बी एट द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर आई एम एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। फिर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, यानी द टोटल रेवेन्यू a business has to achieve in order to break even। कितना पैसा कमाना है, कितना रेवेन्यू चाहिए इन ऑर्डर टू बी एट द ब्रेक इवन पॉइंट। पहला वाला ब्रेक इवन इन यूनिट्स क्या था, कितने नंबर ऑफ मार्कर्स बेचने हैं ना, यूनिट्स ऑफ मार्कर बेचने हैं ब्रेक इवन करने के लिए। दूसरा हम कहते हैं ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है कितना रेवेन्यू, कितना पैसा मुझे कमाना है इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन इन रेवेन्यू इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स, जो आपने इधर से निकाला होगा ऊपर से, ये रहा ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन इन यूनिट्स जितने भी हो रहा है ना, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो रेवेन्यू आ जाएगा ना, कि इतना रेवेन्यू मुझे कमाना है इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करने के लिए मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट। इसमें एग्जामिनर आपसे दो चीजें पूछ सकता है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, बिजनेस को कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचने हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, या बिजनेस को कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, कितना पैसा जनरेट करना है इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। Break even in units is fixed cost upon CPU, contribution per unit. Break even in revenue is break even in units जो आपने ऊपर निकाला है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। जब आपको यूनिट्स पता है और आप उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करना है। इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन CS रेशो। इससे भी आपका ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकल आता है कि आपको कितना पैसा कमाना है इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। बट हैंड्स डाउन 90% ऑफ द टाइम्स आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, or break even in units is fixed cost upon contribution per unit. That is it. In simpler words, let's say मैं कहता हूं I am a business जिसका नाम आदम लिमिटेड है। आदम लिमिटेड produces and sells 4,000 units of markers। सही है। आदम लिमिटेड की सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज मार्कर की $30। आदम लिमिटेड की मार्कर के ऊपर $10 का मटेरियल लगता है, $6 की लेबर लगती है और $4 का वेरिएबल ओवरहेड लगता है। सिंपल। आदम लिमिटेड की टोटल फिक्स कॉस्ट इज $22,000 per annum। Let's say first things first,
एग्जामिनर का पहला सवाल, कैन यू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? मैंने कहा श्योर. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सेलिंग प्राइस $30 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल $10, डायरेक्ट लेबर $6, वेरिएबल ओवरहेड $4, and my contribution per unit is now $10. 30 minus 20. That's it. Examiner ka next question. Can you calculate break even in units? क्या तुम break even in units निकाल सकते हो? मैंने कहा break even in units is total fixed cost upon contribution per unit. My total fixed cost is given in the question as $22,000. And my contribution per unit is $10. Focus. That means my break even in units is 2200 units. 2200 units के ऊपर मैं break even कर लूंगा. 2200 units पे मेरा ब्रेक इवन है. If examiner asks you, can you calculate the break even in revenue? यानी कितना रेवेन्यू कमाना है ब्रेक इवन करने के लिए. ओके, आपको तो पता है ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस. सो माय ब्रेक इवन इन यूनिट्स इज 2200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय माय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $30. That means $66,000 के ऊपर is my break even in revenue. फिर एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है can you calculate contribution as a percentage of sale? Look at the question. तुम्हारे पास पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है तो पर यूनिट वाला फॉर्मूला यूज कर लेना ना. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100. My contribution per unit is $10. My selling price per unit is $30 multiplied by 100. 33.33%. This is contribution. Contribution to sale ratio. Contribution as a percentage of sale. Break even in units and break even in revenue.